नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए मृदुला गर्ग जी की एक कहानी 60 साल की औरत सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी 60 साल की औरत। सुरभि घोष ने अपनी एक कहानी में लिखा था, 60 साल की होने पर औरत निरापद हो जाती है। कुछ भी करे, लोकापवाद नहीं होता है। कितनी बेवकूफ़ी की बात थी। जैसे लोकापवाद का ना होना औरत को निरापद करने को काफ़ी हो। और जो लोग से इतर अपना मनोजगत है, उसका क्या। पर उसका आग्रह तो 60 साल के होने पर पता चलेगा ना। 40 की उम्र में 60 इतनी दूर लगता है कि जो चाहे कह लो। आज 21 साल बाद सुरभि घोष उसी शहर में है जहाँ पहले पहल डॉक्टर चंद्रशेखर रामलिंगम स्वामी से मिली थी। इतिहास के उन प्रोफेसर का नाम इतिहास की तरह लंबा था, पर कहते उन्हें सब डॉक्टर चंद्र थे। इतिहासकार डॉक्टर चंद्र से सुरभि घोष की मुलाकात एक गोष्ठी में हुई थी। जब उन्होंने उसे गिरजाघर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो वे दोस्त के अपरिचित भी नहीं थे। नहीं, वे उसे पूजा या प्रवचन में नहीं ले जा रहे थे, सिर्फ इमारत दिखलाने। इतिहासकार डॉक्टर चंद्र को अपने शहर की तारीखी इमारतों से खास लगाव था। वे उस पर लिख बोल कर भी काम चला सकते थे, चलाते भी थे। पर कभी कभी आंख में उंगली डालकर समझाने का दौरा पड़ जाता था। अलबत्ता कभी कभार। उस बार जब पड़ा तो सुरभि घोष सामने थी। इस शहर में आई है तो वो गिरजाघर देखे बगैर मत लौटिएगा, उन्होंने कहा था। वही क्यों, उसने पूछा था। अपनी तरह का वो अकेला गिरजा है। अपनी तरह के तो सभी अकेले होते हैं, उसने तपाक से कहा था। डॉक्टर चंद्र ने इनकार नहीं किया था, पर हंसे भी नहीं थे। शायद वे कम हंसते होंगे। गिरजाघर पहुंचने तक सुरभि के मन में सवाल दलील कयास का सिलसिला आदतन खूब चला था। पर वहां पहुंचते ही सब कुछ बेख्याल खामोश हो गया था। गिरजाघर 5 मंजिला है। दाएं बाएं 2 घुमावदार जीने हैं। वे हर मंजिल के बाजे बजाकर मिलते हैं, फिर उल्टी दिशा में ऊपर बढ़ते हैं। मंजिल दर मंजिल बाजा सकरा होता जाता है। अच्छा हुआ, इतनी जानकारी डॉक्टर चंद्र ने नीचे ही दे दी थी। चढ़ना शुरू करने के बाद सुरभि दिवा स्वप्न में थी, जहां आदमी को सुनाई तो देता है पर वो सुनता नहीं। सरे राह मिले मुलाकाती डॉक्टर चंद्र और सुरभि घोष ने अलग अलग सीढ़ी से चढ़ना शुरू किया। डॉक्टर चंद्र दाएं, सुरभि बाएं। नीचे जब डॉक्टर चंद्र ने कहा कि इस गिरजे पर अलग अलग सीढ़ी से चढ़ने की परंपरा है, तो सुरभि ने उनकी बात जितनी ही तवज्जो दी थी और उनकी वाली सीढ़ी पर कदम रख दिया था। पर उन्होंने खासी सख्ती से उसे बाएं हो जाने की हिदायत दी थी। परंपरा पुजारी, जिद्दी बच्चा। बाएं जीने से ऊपर जाते सुरभि हंसती रही थी। जल्दी ही बाजे पे डॉक्टर चंद्र से भेंट हो गई थी। नीचे जैसे मुलाकात ही न हुई हो, कुछ ऐसी नज़र से दोनों ने एक दूसरे को देखा था और मुस्कुरा दिए थे। सुरभि को गिरजाघर का शिखर दिखलाई दिया तो उसने गर्दन बढ़ाकर आसमान भी देख लिया था। सूरज शायद इमारत के पीछे था, क्योंकि आसमान पर परछावां रोशनी का उजास था, धूप नहीं। एक दूसरे के सामने से होकर अब सुरभि दाएं और चंद्र बाएं जीने से ऊपर चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के बाजे पर जा मिले। धरती अब कुछ और नीचे छूट चुकी थी, पर दीख भरपूर रही थी। चौक पर घूम रहे इंसानों के चेहरे पहचान पाना मुश्किल नहीं था, पर उनका वजूद आंखों के दायरे में मौजूद था। फिर भी वे अलग, नीचे और दूर थे। सम पर एक दूसरे के नज़दीक सिर्फ चंद्र और सुरभि थे। पहले अगल बगल, फिर आमने सामने। इस बार सुरभि खुलकर मुस्कुरा नहीं पाई। डॉक्टर चंद्र की निगाहें चेहरे पर महसूस हुई तो आंखें बरबस छुप गईं। वो उनके आगे से निकली और दोबारा बाईं सीढ़ी पकड़ ली। सीढ़ी चढ़ते हुए दिल की धड़कन तेज हो ही जाती है, सुही। चढ़ भी तो इतने फराटे से रही थी जैसे ऊपर पहुंचने पर कोई खजाना हाथ लगने वाला हो। पेट में बुलबुला उठा तो जमकर ही बैठ गया। बहुत धीरे धीरे वो छाती की तरफ सरका। अब फूटे कि अब फूटे। एक अनर्गल रोमांच उसमें कैद था, जैसे बढ़िया जासूसी नाटक या फिल्म देखते हुए होता है। यहाँ तक कि छज्जे पर पाँव बढ़ाने से पहले वो आखिरी पैड़ी पर ठिठकी खड़ी रह गई। लंबी सांस खींचकर अपने को सहेजा तो छाती में अटका बुलबुला धौंक से फूट गया। वो छज्जे पर ठिली चली आई। आँख के कोने से देखा, डॉक्टर चंद्र दाएं बाजू थे। छाती की धौंकनी जैसे चाल में भर गई। डॉक्टर चंद्र को देखकर अनदेखा करती वो भागकर दाएं जीने पर जा चढ़ी। धीरे धीरे चाल मंद होती हुई सुस्त पड़ गई। क्यों भागी वो बाज जैसे? छजली बनाई जाती है ठहर कर नज़ारा देखने को, ऊपर और नीचे का नहीं। और ये 2 तरफा गोल जीना, ये क्यों बनाया गया था? सवाल क्या उड़े आया, मधुमक्खी सा गुंजार करता मन में देर तक फड़फड़ाता चला गया। जवाब शायद मिल भी जाता, पर तभी दूसरा सवाल डंक मार बैठा। मान लो वो चौथे तल पर पहुंचे और डॉक्टर चंद्र वहां ना हो। वो नज़ारा करती खड़ी रहे, पर वो ना आए, कभी ना आए। सुस्ती भूल वो बाजे पर खिंचाई।
डॉक्टर और चंद्र और सुरभि एक साथ वहाँ पहुँचे, एक दूसरे के पहलू में आकर थमे, रुके, एक खम खाया और आमने सामने हो गए, इतने करीब कि बदन चुराकर निकलना मुश्किल था। पर उन्होंने पूरी एहतियात बरती और अनछुए रास्ता काट कर फिर बिछड़ गए। सुरभि के बदन पर हौले हौले पसीने की परत बनने लगी, बूंद बूंद करके उभरी चाव भरी सिहरन के साथ। जीना ढका था तो क्या, हवा ना सही, ठंडक फिर भी काफ़ी थी। पल्लू से मुंह माथा पोंछने को मन नहीं हुआ। खुले छज्जे पर पहुंची तो ठंडी हवा ने पसीजे बदन पर फुरफुरी ला दी थी। डॉक्टर चंद से एकदम सामना हो गया। वो उसकी वाली सीढ़ी की तरफ तलबगार निगाहें जमाए खड़े थे। तंग बाजे पर आकर दोनों अपनी अपनी जगह अडोल खड़े नज़दीकी महसूस करते रहे। वक्त के गुजरने का वहाँ कोई मानी नहीं था, ना अलहदगी का। उस फ़कत दम तन्हाई ने अलहदगी को शिरकत में बदल दिया था। पता नहीं राज क्या था, पर जो था नुमाया हो चुका था। सुरभि ने पाया उसका चेहरा पसीने से नहीं आंसुओं से तरबता था। वो बार बार बिछड़ कर मिल पाना कितनी बड़ी नियामत है। हर्ष और विषाद की मिली जुली तरंगें उसे झकझोर कर दिल के भीतर से एक शब्द ऊपर खींच रही थी। वही उसके चारों तरफ बज रहा था, मिलन। वो भूल चुकी थी कितने बरस, कितने जीवन, कितने जन्म वो जी चुकी थी। बस इतना जानती थी कि ये आखिरी पड़ाव था, अलौकिक मिलन का। उसने आंखें बंद की और नीचे छलांग लगा दी। लगाई पर लगी नहीं। देखा, डॉक्टर चंद्र की मजबूत हथेलियों ने उसे दोनों तरफ से जकड़ रखा था। सुरभि के भीतर एक अदम्य लालसा जग उठी। डॉक्टर चंद्र उसे वहीं तभी फौरन प्यार करें, छाती पर भींच कर, मुंह ऊपर उठाएं, छूमें बार बार। पागल कर देने वाली हसरत के साथ वो इंतजार करती रही कि वे उसकी चाहत पर अमल करें, प्यार करें, पर वे करें। सुरभि पहल नहीं कर सकती थी। नीचे कूदकर जान दे देना एक बात है, भविष्यहीनता से निरापद पुरुष को बाहों में लेकर प्यार का आमंत्रण देना एकदम दूसरी। डॉक्टर चंद्र का मुंह उसके कान से सटा था। उन्होंने कहा, वापस चले? वो हिली नहीं तो ठिलकर जीने पर एक पैड़ी नीचे उतार दिया। खुद दूसरी सीढ़ी की ओर हो लिए। शिथिल चाल, पसीने से लथपथ लस्त पस्त वो जीना दर जीना उतरती गई। लौटते हुए भी हर बार बाज आया। कभी डॉक्टर चंद्र दिखे, कभी नहीं। धीमी गति के यान की तरह वो दाएं बाएं सीढ़ियां पकड़ती नीचे उतर आई। डॉक्टर चंद्र क्षण भर बाद पहुंचे। उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तो सुश्री घोष कैसा लगा गिरजा? सुरभि ने आंखें फाड़कर उन्हें देखा, फिर आसमान तक उठे गिरजाघर के शिखर को, पूरी दूरी को फलांग कर दृष्टि वापस धरती पर फिसली और गश खाकर वहीं गिर पड़ी। पलक झपकने भर को होश गुम हुए होंगे, फिर लौट आए। शर्मसार वो उठकर बैठने को ही थी कि डॉक्टर चंद्र की आवाज़ सुनकर रुक गई। आंखें मूंदे पड़ी रही, जैसे अब भी बेहोश हो। सुरभि सुरभि, वे इतनी वाचाल आत्मीयता के साथ उचार रहे थे कि प्रिय प्रियतमा जैसे उपसर्ग प्रत्यय अचानक जुड़ते जा रहे थे। बहुत देर नहीं चल सका था। चोरी किसी की हो, पकड़ी जाए तो शर्म आती है। वो उठी, खड़ी हुई और कहा, सॉरी, कभी कभी हो जाता है वाइन पीने से। अब कुछ तो कहना ही था। वाइन? सुबह सुबह आपने वाइन पी? नहीं, उसने कहा, कल पियोगी, मुझे मालूम नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप इतनी जिरह क्यों कर रहे हैं? जिरह? वे निरीह हो आए थे। सुश्री घोष, आप बहुत थक गई क्या? मर गई, उसने कहा और हंस पड़ी। काफ़ी हंसी, जितना अकेले मुमकिन था। डॉक्टर चंद्र नहीं हंसे। ज़रूर ये आदमी कम हंसता होगा। आने वाले दिनों में उसका परिचय बढ़ा और जहाज़ी पंछियों वाली हमराह दोस्ती में बदल गया। ऐसी ईमानदार आत्मीयता में जो उन्हीं लोगों के बीच में पनप पाती है जो जानते हैं कि उनका साथ कुछ निश्चित दिनों के लिए है। बीती बातें याद दिलवा कर शर्मिंदा करने का मौका नहीं आएगा, इसलिए जो चाहें खुलकर कह सकते हैं। उदार होकर एक दूसरे के उस शौक़ में भी हिस्सेदारी कर सकते हैं जिसमें अपनी दिलचस्पी ना हो। बाद में वो ये कहने नहीं आएगा कि पहले तो पसंद था, अब क्या हुआ। गोष्ठी चली कुछ हफ्ता, एक हफ्ता, कब नहीं होता एक हफ्ता। नियमितता से अलग, आज़ाद 7 दिन, जैसे हर दिन में 24 नहीं 40 घंटे हों। कम से कम 12 के 20 तो बनाए ही जा सकते थे। सो वे बनाते रहे, कुछ गोष्ठी के आयोजकों की कृपा से, कुछ अपनी तरफ से। यदि गोष्ठी के परिचय पढ़े, सुने, बहसाए, साथ साथ फिर शाम को खाना पीना, घूमना, बतियाना भी साथ किया। यूँ आखिरी शाम आ पहुँची। स्थानीय विश्वविद्यालय ने गोष्ठी के सभी भागीदारों को शाम की दावत का न्योता भेजा। दावत एक पुरानी इमारत में थी। पुराने राजमहलों, मठों में ढाबों का खुलना आम बात हो चुकी थी। गोल मेज़ों के चारों तरफ 6-6 कुर्सियाँ लगी थी। सुरभि और चंद्र के साथ बैठे थे अमेरिकी जॉनथन, फ्रांसीसी निकोल, जर्मन राइमन और चेक रॉक्जान। ठीक समझिए आप, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी थी।
और औरत मर्द इकट्ठा बैठे थे। मेज़ पर शराब के नाम पर वाइन की बोतलें रखी थी, साथ में नमकीन, बिस्किट। गप्पों की गर्मा गर्मी में सुरभि के साथी वाइन पर वाइन पिए जा रहे थे। मेज़ पर रखी बोतलें ख़त्म हुई तो और मंगा ली गई। काफ़ी देर तक सुरभि वाइन से हाथ खींचे रही। वो जानती थी गिरजा से नीचे उतरने पर आंखों के आगे जो अंधेरा छाया था वो वाइन की वजह से नहीं था। एक भी घूंट हलक के नीचे नहीं उतारी थी, पर पहले एक बार वाइन का महज एक जाम पीकर वो धराशायी भी हो चुकी थी। हुआ सिर्फ एक बार, क्योंकि पिया ही सिर्फ एक बार, पर तभी से वाइन से दुश्मनी ठान ली थी। पर अब जब साथी जाम पर जाम खाली किए जा रहे थे, वही भरा का भरा गिलास सामने रखा रहना नागवार महसूस पड़ रहा था। जब जब झुकी बोतल उसके जाम से रुसवा हो मुंह फेरती, वो बौखलाकर बिस्किट कुतरने लगती। बाकी लोग वाइन की नई बोतल मंगाते तो वो पानी की गुहार लगा देती। मेज़ के तमाम बिस्किट ख़त्म हो गए, न पानी आया न बिस्किट। तब हाथ डुलाते बैठे रहना नागवार से मुश्किल होने लगा। आखिर उसने सामने रखा जाम उठा लिया और खाली कर दिया। भरे जाने पर शायद दूसरी बार भी पी लिया। इस तरह 4 घंटे गुजरे और रात के 11 बज गए। चले कहकर साथी उठ खड़े हुए। पर खाना? सुरभि के मुंह से निकला। खाना? पाँचों ने एक साथ कहा। आप खाकर नहीं आई? नहीं, यहाँ दावत थी ना शाम की। शाम की दावत? खाना? इन लफ्ज़ों में कौन सा मजाक छिपा था, सुरभि समझ ही नहीं पाई। पर उसके साथी हंसी से दोहरे होते रहे। बीच में बेचारी हिंदुस्तानी पूर्वी मेहमानवाजी मालूम जैसे जुमले उभरे और दब गए। यहाँ शाम की दावत में खाकर आने का रिवाज है। अब उठो। चंद्र उसके कान में फुसफुसाए तो उसने समझा वे हंस नहीं रहे थे। शुक्र था कि वे हंसते कम थे, वरना उस वक्त वो शायद रो पड़ती। भूखे पेट इंसान बड़ा बेबस हो जाता है, खासकर जब दुश्मन वाइन पेट में कटार चला रही हो। उसने उठने की कोशिश की तो सिर घूम गया, पर डॉक्टर चंद्र उसकी बाह कसकर पकड़े रहे और वो बिना लड़खड़ाए बाहर आ गई। बाहर काफ़ी ठंड थी। हवा तेज, साफ और सर्द थी, जैसे रात के दूसरे पहर में होनी चाहिए। सिर संभला तो उसने देखा बाकी साथी आगे या पीछे कहीं छूट चुके। वहाँ वो और चंद्र दो ही थे। तभी चंद्र हंस पड़े। सुरभि चौंक उठी, पर बाह छुड़ाने लायक सिर नहीं था। फिर भी बदन अकड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पर काबू पाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। बोले, तुम सारे बिस्किट खा गई। और दबाने पर दुगने ज़ोर से फूट पड़ने वाली हंसी हंसती है। सुरभि को भी हंसी आ गई। सहसा चंद्र बोले, टिप, और वापस मोड़ लिए। सुरभि की बाह अब भी उनकी पकड़ में थी, साथ खींचना पड़ा। वे वापस ढाबे पर पहुंचे। दरवाज़ा बंद था, पर ढकेलने पर खुल गया। भीतर मैनेजर के सिवा कोई नहीं था। वो मेज़ पर बैठा बाकायदा खाना खा रहा था, नमकीन बिस्किट नहीं। क्या चाहिए? रेस्तरां बंद हो चुका, उसने कहा। आपका शुक्रिया, चंद्र ने कहा। फिर अपनी वाली मेज़ पर 10 का नोट रखा और बाहर चले आए। खाना? सुरभि के मुंह से निकलने को हुआ तो वापस घोटा तो निकला, नोट किस लिए? उम्दा शाम के लिए, चंद्र ने कहा। यादगार शाम होगी ना ये? तुम्हारी वजह से। सुरभि के शब्दों के अर्थ को पकड़ा। हाँ कि भंगिमा में उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगी है ना? गलती मेरी थी। कुश्ती के बाद तैयार होने होटल गई थी ना, तो तुम मुझे बतलाना चाहिए था, खा कर आना। कोई बात नहीं, इतने बिस्किट तो खाई गई। वो हंस पड़ी, पर पेट में खालीपन बना रहा। मेरे डेरे पर डबल रोटी वगैरह है, चलकर खा लो, उन्होंने कहा। सवाल नहीं किया गया था, जवाब की ज़रूरत नहीं थी। सुरभि ने चाहा कुछ न बोले, चुपचाप उनके साथ चल ली जाए। कुछ दूर चली भी, पर नशा था कि उतरता चला गया। चित्त चौकन्ना हुआ नहीं और नज़र साफ की हौसले पस्त हो गए। उसने वही कहा जो कहा जाता है, आज सुबह उड़ान है, अब सोना चाहिए। वे कुछ देर या शायद काफ़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, अपने होटल में ही खा लेना, कैफ़े खुला होगा। वो बात नहीं है, उसने कहना चाहा। कम से कम सोचा, कहना चाहिए, पर नहीं कहा। विदा दे लेकर होटल पहुंच गई। अगली सुबह निर्धारित उड़ान पकड़कर अपने शहर लौट गई। 21 वर्ष बीत गए। अब वो फिर उसी शहर में है जहाँ पहले पहल डॉक्टर चंद्र से मिली थी। फिर विश्वविद्यालय गोष्ठी है, फिर वह मेहमान बनकर आई है। इस बार भी वो समाजशास्त्र विषयक पर्चा पढ़ने वाली है। अब भी इतिहास में उसकी रुचि है। इस बार भी डॉक्टर चंद्र से मिलना होगा या नहीं, उसे नहीं मालूम। गोष्ठी में हिस्सा लेने वालों की फहरिस्त में उनका नाम नहीं है। क्या वे इसी शहर में है, उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर? विश्वविद्यालय फ़ोन भर मिलाना होगा, पता चल जाएगा तो करे। पहले 2 दिन गोष्ठी की व्यस्तता और सोचा सोची में बीत गए। दूसरे दिन उसका अपना पर्चा पढ़ा जा चुका तो फुर्सत के साथ राहत मिली। दोपहर बाद वो अकेली पुराने गिरजाघर चल दी, पर ऊपर चढ़ी नहीं। एक नज़र शिखर तक देखा कि मन हुआ पलट कर कमरे में चली जाए, सो चली गई।
तीसरे दिन स्थानीय विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स गोल्डमैन का आख्यान था। दोपहर के खाने तक उस पर चर्चा चली। फिर मेज़बान की हैसियत से डॉक्टर गोल्डमैन एक एक मेहमान की खैर खबर लेने लगे। आपसी बातचीत शुरू हुई तो उनके विभाग के डॉक्टर गोल्डमैन से डॉक्टर चंद्रशेखर लिंग स्वामी के बारे में पूछे बगैर कैसे रहा जा सकता था, सो पूछा। नाम सुनकर डॉक्टर गोल्डमैन जोश में आ गए। आप जानती हैं उन्हें? विलक्षण इतिहासकार हैं, पर एकांत प्रिय, निसंग नहीं। बैठे बिठाए एक दिन नौकरी और शहर छोड़कर चले गए। आजकल स्वतंत्र शोध कर रहे हैं, गोष्ठियों में नहीं जाते। निमंत्रण भेजा था, पर अच्छा सुनिए, आप बात कीजिए ना उनसे। कहते कहते उन्होंने फ़ोन उठा लिया। नहीं, हाँ अभी रहने दीजिए, बाद में बात करूँगी। नंबर? ऐसे कई टूटे बिखरे शब्द समूह दिमाग में उभरे, पर मुंह से कुछ कहने से पहले फ़ोन का चोगा उसके हाथ में था और डॉक्टर गोल्डमैन दूसरे मेहमान के पास। हेलो हेलो सुनकर कहना पड़ा। डॉक्टर चंद्र? जी, मैं सुरभि घोष, याद नहीं होगा, 21 साल पहले गोष्ठी में। उसकी आवाज़ डूबने लगी कि उधर से ज़ोरदार इकरार आया। सुश्री घोष, आप आ गई? सोचा हाल ले पूछूं। वो हकला गई। क्यों, मिलते हैं ना, यहाँ से 2 सवा 2 घंटे का रास्ता है। कहाँ मिले? गिरजाघर पर, वो कह उठी। 2 जीनों वाले? ठीक है, 4:30 बजे गिरजा के सामने। फ़ोन कट गया। वो चोगा हाथ में लिए बैठी रही। गलती हो गई, होटल में मिलने को कहना था। डॉक्टर गोल्डमैन से नंबर लेकर फ़ोन कर सकती है, पर फ़ौरन करना होगा वरना वो निकल पड़ेंगे। डॉक्टर गोल्डमैन आसपास दिखाई नहीं दिए। उठकर उसने तुरंत ढूंढा नहीं। सोच सोच कर जब उठी देर हो चुकी थी। फ़ोन करने का कोई मतलब नहीं था। वो कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीती रही, फिर वक्त से पहले गिरजे के लिए निकल पड़ी। सोचा उनके आने तक आसपास घूम लेगी, पुरानी यादें अकेले ही जी लेगी, उनका चाव उतार फेंकना आसान होगा। वो गिरजाघर पहुंची तो देखा वे सामने से चले आ रहे हैं। 2 घंटे लगे नहीं रास्ते में। आपके तो सब बाल सफ़ेद हो गए, देखते ही उसने कहा। आप चाहती हैं इन्हें काले करूं? उन्होंने कहा। बेवकूफ़, 21 साल बाद मिलने पर यह कहा जाता है? नहीं नहीं, उसने कहा कि नहीं, पता नहीं। आपने तो लिखा था 60 साल के बाद लोकापवाद नहीं होता। फिर लोगों के चाहने से बाल काले क्यों करें? उन्होंने कहा। तो अपनी बेवकूफ़ी, बदतमीज़ी सब ज़हन से निकल गई। पूछा, आपको कैसे पता चला? क्यों, लिखकर छपवाएंगी तो सभी को पता चल जाएगा। अंग्रेज़ी में होगा तो मुझे भी। कहकर वे हंस पड़े। देखा कैसी विडम्बना है एक इतिहासकार के लिए। हम दोनों हिंदुस्तानी, पर अंग्रेज़ी में अनुवाद ना हो तो मैं आपको पढ़ न सकूं। वे फिर हंसे। मेरी किताब यहाँ? यहाँ नहीं, हिंदुस्तान गया था तब खरीदी थी। हिंदुस्तान गए थे? उसका मुंह उतर गया। उससे संपर्क नहीं किया? वो भी तो निसंग थी, इसी तरह प्रिय की तरह एकांत को साथ लिए। पत्नी साथ थी, उन्होंने कहा, और तब मैं 60 का नहीं हुआ था। अब वे और खुलकर हंसे। सुरभि इधर उधर ताकने लगी, जिससे एक दूसरे को देखने से बचा जा सके। उधर एक कैफ़े है, वहाँ बैठे। भटकती नज़र को सबब देने के लिए उसने कहा। ऊपर नहीं चलेंगी? फिर यहाँ चलिए। शर्मिंदगी में वो एकदम आगे बढ़कर ऊपर चढ़ने लगी। डॉक्टर चंद्र दूसरे जीने की तरफ बढ़ गए। बजायवाज से वो पहली मंजिल के बाजे पर पहुंची। तेज़ तेज़ चढ़ी होगी, क्योंकि वे वहाँ नहीं थे। उनका इंतज़ार किए बिना उसने दूसरा जीना पकड़ लिया। इस तरह तो क्या पता वो चोटी पर पहुंचकर वापस भी उतर जाए और रास्ते भर वो निसंग विलक्षण इतिहासकार मिले ही नहीं। अच्छा रहे रहे उसकी चाल में सुस्ती आ गई। जब वो दूसरे तल के छज्जे पर पहुंची तो उन्हें वहाँ इत्मीनान से खड़े पाया। पहली मंजिल पर नहीं मिली तुम? आप देर से पहुँचे। मैंने कितना इंतज़ार किया। सोचा दूसरी सीढ़ी पर जाकर देखूं ऊपर, तो नहीं चली गई। फिर सोचा क्यों परंपरा तोड़ी। वो हंसती है। अरे ये आदमी इतना वाचाल और हंसोड़ कब हुआ? हंसा तो था उस आखिरी शाम को भी। चलें, उन्होंने कहा और ऊपर बढ़ गए। इस बार अलग अलग चढ़ते हुए उनके कदमों में तालमेल रहा होगा, क्योंकि तीसरे तल पर वे वैसे ही आमने सामने प्रकट हुए जैसे कुछ देर पहले नीचे हुए थे। सूरज इमारत के पीछे कहीं होगा, क्योंकि सामने आकाश पर मोतिया आभा थी। अगर मगर चौध नहीं, उनकी बालों की सफ़ेदी निष्कपट थी। हल्की रोशनी पड़ने पर और झक श्वेत लग रही थी। उसके अपने बाल भी काफ़ी पक चले, पर वो उन्हें काला करती थी। 60 की उम्र में लोकापवाद नहीं होता। बेवकूफ़ी की बात करो तो सारी दुनिया पढ़ लेगी, अक्ल की लिखो तो पाठकों का टूटा पड़ जाएगा। सोच रहे होंगे 60 की हो गई, बाल रंगने का मोह नहीं छूटा। उनके सामने से गुजर कर आगे बढ़ते हुए वो ठिठक गई, ठहरी रही। उन्हें जो कहना था वो सुनने को ज़रूर कहेंगे। वाचालता जो पा गए हैं उम्र के साथ, वे एक शब्द भी बोले तो वो ऊपर जाने के बजाय नीचे उतर जाएगी। वे नहीं बोली। वो दोनों चुप खड़े रहे। उसके भीतर 21 बरस पहले का वक्त सांस लेने लगा। हवा के बगुले सा उठा और बिटलाए न बैठा।
सांस और एहसास पर अल्फाज भारी पड़ते हैं। उसने सोचा आगे बढ़ने से पहले शब्दों से भींच कर बगुले को बिठा दे। पूछे ये गिरजा कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, कौन थे वे जो बाजे पर जाकर खड़े हुए, क्या प्रेमी, अभिशप्त या आश्वस्त, भला ऐसे बगुला बैठा करता होगा। चक्राकार उठता आंधी की मुनादी करने लगा, मिलो अलग से, फिर मिलो, फिर अलग हो। और वे 5वीं मंजिल के बाजे पर साथ साथ खड़े थे। सुरभि के भीतर चाहत उठी कि वे उसे अपनी बाहों में घेर लें, कि वे दोनों एक घेरे में हों जिससे एक की सांस दूसरा सुन सके। ज़्यादा देर उसने इंतजार नहीं किया, अपनी बाहें फैलाई और चंद्र को उनके घेरे में ले लिया। वे बच्चे की तरह उसके सीने में दुबक गए। फिर वे दोनों एक ही जीने से नीचे उतर आए। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी 60 साल की औरत। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।